डॉक्टर के एन मोदी यूनिवर्सिटी के 8वें कॉन्वोकेशन में उपस्थित डॉक्टर डी के मोदी, चेयरपर्सन ऑफ द यूनिवर्सिटी, परम आदरणीय धर्मवत्सल स्वामी जी, परम आदरणीय मुनिवत्सल स्वामी जी, मिस्टर मानव मोदी जी, ट्रस्टी ऑफ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर आर के खांडाल, चीफ मेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी, विशेष रूप से आज जिनको सम्मानित किया गया है ऐसे डॉक्टर धीरज गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, उपस्थित सभी महानुभाव और विद्यार्थी भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं डॉक्टर के एन मोदी यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन डॉक्टर डी के मोदी जी, उनके ट्रस्टी और उनके पूरे शैक्षणिक परिवार में कार्य करने वाले प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी, इनको सबको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, शुभेच्छाएं देता हूँ। हमारे देश में शिक्षा क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सी जगह पर शासन के द्वारा भी हमने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन में काफ़ी बड़े प्रमाण पर सरकार की ओर से भी प्रयास होते हैं, पर एक बात जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर में कुछ ऐसे महानुभाव हमारे देश में तैयार हुए हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में शिक्षा क्षेत्र के लिए समर्पित भाव से कार्य किया और इस देश के लाखों लोगों को, विद्यार्थियों को, जनरेशन को संस्कारित करने का यशस्वी कार्य किया है। उसमें डॉक्टर के एन मोदी यूनिवर्सिटी का नाम निश्चित रूप से आगे है। इस बात का भी मुझे बहुत बहुत संतोष है। डॉक्टर के एन मोदी यूनिवर्सिटी में मैंने वही पढ़ा, उनके फोटो के नीचे में लिखा है वैल्यू, नॉलेज एंड कैरेक्टर। तो मुझे लगता है ये तीनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी में शिक्षा का एक प्रकार से सार आया है। द स्पिरिट बिहाइंड द एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल नौकरी के लिए पात्र व्यक्ति को तैयार करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। खाली पेट को कोई तत्वज्ञान सिखाया नहीं जा सकता और इसलिए देश का विकास होना है तो आजकल विश्व में जो चर्चा हो रही है उसमें भूटान के प्रधानमंत्री जी ने यूनो में एक बात कही थी। वो कही थी डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, और इसका मतलब जो था किसी भी देश में शिक्षा की सुविधाएं कैसी है, आरोग्य की सुविधाएं कैसी है, रोजमर्रा के जीवन को सस्टेनेबल करने के लिए हमारे अलग अलग क्षेत्र में, चाहे एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, कामगार हो, गांव, गरीब मजदूर, किसान हो, इनके कल्याण के लिए कैसा शासन चल रहा है और उसके कारण लोगों का सुखांक कितना बढ़ रहा है, ये डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स ही उतना भी महत्वपूर्ण है। एक बात जरूर है कि हमारे शिक्षा क्षेत्र के बारे में, नॉलेज के बारे में धीरे धीरे हम उसके महत्व को और गहराई से समझने लगे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि हमें अगर विश्वगुरु बनना है तब सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर कोई होगी तो वो नॉलेज है। और नॉलेज के बारे में ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, ताकत है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ये फ्यूचर है। आप चाहे एग्रीकल्चर में जाए, चाहे इंडस्ट्री में जाए, चाहे डिफेंस में जाए, हर जगह पर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन एंड प्लानिंग फॉर फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए हर क्षेत्र में हम अपने नॉलेज को कितना अच्छी तरीके से विकसित करते हैं,
उसके ऊपर देश का भविष्य निश्चित रूप से अवलंबित है। हम जब बचपन में लड़ाई की बात करते थे तो वो ट्रक्स आते थे, सैनिक बैठते थे, फिर कूदते थे, फिर दौड़ते थे, तो पुराने पिक्चर हमने देखे थे। अब लड़ाई बदल गई, अब ड्रोन से मिसाइल्स के द्वारा लड़ाई होने लगी, पूरा बदल हो गया। मैं एक बार प्रधानमंत्री जी ने मुझे ईरान में भेजा था, ईरान के प्रधानमंत्री के ओथ सेरेमनी के लिए। तो वहाँ 5 बजे कार्यक्रम था, ऐसे ही हम सब लोग इकट्ठा हुए थे, अलग अलग देश के प्रमुख थे, कॉफ़ी पी और तब एक व्यक्ति से मेरी पहचान भी हुई। बाद में ईरान के प्रधानमंत्री के साथ और चीफ जस्टिस के साथ वो भी उनके पीछे चल रहे थे। कार्यक्रम खत्म हो गया, मैं अपने होटल में आकर सो गया। सुबह 4:30 बजे एम्बेसडर ने बेल बजाई, तो मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा साहब गड़बड़ हो गई। तो जो मेरे साथ अतिथि आए थे, हमास के लीडर थे, उनको गुप्त रूप से एक घर पर रखा गया था, किसी को मालूम न हो। उस घर पर एग्जैक्ट मिसाइल उनके रूम में जाकर उन्होंने उस घर को उद्ध्वस्त कर दिया। तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये कैसे संभव हो सकता है। यानी आज ऐसी स्थिति है कि तंत्रज्ञान इतना विकसित हुआ है कि डिफेंस के क्षेत्र में सब बदल गया। मैं किसानों में काम करता हूँ, कल हमारे एग्रो विजन करके एक 4 दिन का प्रोग्राम होता है, रोज लाख सवा लाख किसान आते हैं। तो इस बार का पूरा विचार था AI इन एग्रीकल्चर। तो मेरे यहाँ गन्ना लगा हुआ है, तो मेरे गन्ने में वेदर स्टेशन लगा हुआ है, वहाँ मॉइस्चर गिनने का यंत्र लगा हुआ है, और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल अमेरिकन सैटेलाइट से मेरे पास जो गन्ना है उसका पूरे पिक्चर मुझे भेजती है, और ये भेजती है कि इतना पानी दो, ये फर्टिलाइजर यूज़ करो, ये नहीं चाहिए, ये इंसेक्टिसाइड यूज करो, 4 दिन के बाद ये डिसीज आने वाला है। यानी एग्रीकल्चर में हम ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि अपने यहाँ बैठकर हम सब देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी ऐसी है कि 40-50% पानी का यूज़ कम होता है, 40% फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड की बचत होती है, और डिसीज आने के पहले ही आपको पता चलता है कि कौन सा आने वाला है, तो पहले से उसका उपाय ढूंढने से उसका भी खर्चा कम होता है और प्रोडक्टिविटी 40% बढ़ती है। यानी हर फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रहा है, और इसलिए नॉलेज ही हमारा भविष्य है, नॉलेज हमारी पावर है। और नॉलेज जो है वो, मैं अक्सर एक बात आग्रह से यूनिवर्सिटी में हमारे मित्रों को कहता हूँ कि जो हमारी डेवलपमेंट हो रही, विकास हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, रिसर्च हो रहा है, वो नीड बेस होना चाहिए। कौन से रीजन में, कौन से स्टेट में, कहाँ किस प्रकार की आवश्यकता है, उसके आधार पर रिसर्च होना चाहिए। अभी दिल्ली में मैं आ रहा था, यहाँ कचरे के पहाड़ पड़े हुए हैं। अब रिसर्च ये होगा कि कचरे के पहाड़ को सेग्रीगेट करके अगर वो पूरे कैसे समाप्त होंगे और उससे वैल्यूएशन कैसा होगा, तो वो दिल्ली की जरूरत है। और मुझे याद है कि जब दिल्ली मेरठ हाईवे बन रहा था तो मैं बहुत कोशिश की, तब इसको सेग्रीगेट करने कौन करेगा, इस बात पर बात अटक गई, नहीं तो ये पूरी चारों टिकड़ियाँ खत्म हो जाती। फिर अभी हमने दिल्ली मुंबई हाईवे में और UR2 में करीब 40 लाख टन कचरा रोड के अंदर डाल दिया, और अब 2027 तक इस देश की लीगेसी वेस्ट जो है वो 50% वेस्ट 15 शहरों में है। उस वेस्ट को हम यूज़ करने का अभी हमने प्लानिंग बनाया, और हम तय किया कि हम इसको, उन शहरों को इस कचरे से मुक्त करेंगे। ये इसीलिए संभव है क्योंकि टेक्नोलॉजी। मैं 8 साल पहले, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ, तो मैंने एक दिन कहा हमारे मेयर को कि हम लोग अपना टॉयलेट का जो गंदा पानी वो बेचेंगे। उन्होंने कहा ये कैसे संभव होगा? अरे मैंने बोला वहाँ इरिगेशन का पानी, वो पावर प्रोजेक्ट 4000 मेगावाट है कोराडी खापरखेड़ा का, उनसे हम लोग 10% सस्ता पानी देंगे। और आपको ताज्जुब होगा, 8 साल से हम लोग टॉयलेट का पानी बेचकर हमारी कारपोरेशन में 300 करोड़ रुपए साल के कमा रहे हैं।
अब कचरे को सेग्रीगेट करके कचरे से बायोडाइजेशन में डालकर उससे सीएनजी भी मिल सकता है या मीथेन तैयार होकर हाइड्रोजन भी मिल सकता है, और जो मैन्युअल है ऑर्गेनिक मैन्युअल उसका भी उपयोग हो सकता है। यानी कोई व्यक्ति वेस्ट मटेरियल नहीं है, कोई मटेरियल वेस्ट मटेरियल नहीं है, पर कोई व्यक्ति को अगर अच्छा गुरु मिलता है और कोई मटेरियल को प्रोसेस करने वाली अच्छी टेक्नोलॉजी मिलती है तो यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ बाय यूजिंग नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। ये हो सकता है, और इसलिए आने वाले समय में वर्ल्ड क्लास नॉलेज हासिल करना ये विश्व गुरु बनने की सबसे पहली आवश्यकता है। और इस बात के लिए रिसर्च करना, और विशेष रूप से मैं यूनिवर्सिटी से ये अनुरोध करूंगा कि हमारी ग्रोथ में 22 से 24% कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है, 52 से 54% सर्विस सेक्टर का है, और एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन केवल 12% है। जबकि हमारी 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर, रूरल और ट्राइबल इंडिया में रहती है, और अगर हमारी टेक्नोलॉजी अगर वहां पहुंची और ट्राइबल इंडिया का ग्रोथ रेट बढ़ा तो हम आत्मनिर्भर भारत जल्दी बन पाएंगे, क्योंकि जब तक गांवों का विकास नहीं होता तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। और इसलिए जो इनोवेटिव रिसर्च है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है, इसके बारे में यूनिवर्सिटी में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। अभी मैं भारत मंडपम में था और वहाँ नए स्टार्टअप का बड़ा कन्वेंशन था। इतना अच्छा हमारे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पूरे दुनिया पे छाए हुए हैं। मुझे एक बार जापान के प्रधानमंत्री से मिलने का मौका मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के दिमाग में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या, वो इतने होशियार कैसे हैं। अमेरिका में 10 डॉक्टर में से 6 डॉक्टर भारतीय हैं, यूके में भी यही स्थिति है, और हमारे देश में जो यंग टैलेंटेड इंजीनियरिंग मैन पावर है ये हमारे देश में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और अगर हम वर्ल्ड को एक प्रकार से गाइड करने वाले फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और रिसर्च में अगर हम आगे जाएंगे तो हमारा हाथ कोई पकड़ नहीं सकता। पर एक बात जो है कि इसके बाद क्या होगा, इन सब क्षेत्र में विकास करने के बाद आगे जो परिस्थिति है जो वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएसए में है, उसका भी विचार करना शिक्षा विशेषज्ञों को आवश्यक है। मैं यूके में ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया था और जब मैं कार्यक्रम खत्म हो गया तो उनके साथ चाय पीने के लिए गया तो वहाँ के प्रधानमंत्री और फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मुझे एक प्रश्न पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है। तो मैंने उनको ये कहा कि हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसलिए गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी हमारी बहुत गंभीर समस्या है। बाद में ये सब बताते समय मैंने उनको पूछा कि आपके देश की क्या समस्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में आजकल हमारे यंग लड़के लड़कियां शादी नहीं करते, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, और इसलिए भविष्य की हमारी समाज व्यवस्था कैसे होगी इसकी हम सबको चिंता है। फिर उन्होंने मुझे आगे पूछा क्या आपके देश में ये समस्या नहीं है, तो मैंने कहा नहीं के बराबर है। तो उन्होंने कहा कि जब आपका देश गरीब है तो फिर आपके देश में ये समस्या क्यों नहीं है। तब मैंने उनको कहा कि हमारा देश गरीब जरूर है पर हमारी जीवन पद्धति, समाज पद्धति ये मूल्याधिष्ठित है, वैल्यूज। और पूज्य ने, स्वामी जी ने वही बात कही कि आर्थिक संपन्नता से अगर समाधान मिल सकता था तो सब धनवान समाधान। अब तो प्रॉब्लम है जिनके घर में ज्यादा पैसे मिलते हैं उनके घर में समस्याएं ज्यादा पैदा होती है, क्योंकि जो जिनके पास कुछ है नहीं वहां झगड़े नहीं होते। पर जो माता पिता अपने बच्चों के लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ के जाते हैं
उनके घर में तेरा और मेरा इतना होता है कि उसी में परिवार उद्ध्वस्त होता है। एक जोक था, एक किताब में लिखा हुआ था कि एक आदमी ऐसे ही झूले पर बैठकर झूल रहा था, तो तुरंत एक दोस्त ने कहा, अरे भाई ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा झूलते हुए अपना समय खराब कर रहा है? बोले क्या करूं? बोले कुछ अच्छा पढ़ाई लिखाई कर, धंधा पानी कर, इंडस्ट्री उद्योग व्यापार बढ़ा, पैसा कमा। बोले फिर क्या होगा? तो बंगला खरीदी कर। तो बंगले के बाद क्या करेगा? बोले मर्सिडीज गाड़ी खरीदी कर। बोले गाड़ी और घर दोनों होने के बाद क्या कर? फिर झूले के बेड पर झूलने का काम कर। बोले वही तो कर रहा हूं। मैंने अचानक एक दिन, मुझे ऐसी बातचीत, एक स्कूल में गया था, तो मैंने कहा सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य और नॉलेज, ये सब नश्वर है, क्योंकि वो बदल रहा है। आज जो टेक्नोलॉजी के लिए आप कह रहे हो, कल वो बदल जाती है।